નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં હું પીનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આજે વાત કરી રહ્યા છે કેટના રિઝલ્ટની અને જે રીતે કેટની એક્ઝામ વિશે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે તમામ જે સ્ટુડન્ટ્સ કેટની પરીક્ષા આપતા હોય છે તે લોકોની માટે આ રિઝલ્ટ કેટલું મહત્વનું હોય છે અને સાથે જ એવું કહી શકાય છે કે દેશની જાણીતી આઈઆઈએમ જેવી જે બિઝનેસ સ્કૂલ્સ છે એવી સ્કૂલ્સ એવી કોલેજોમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે કેટની જે એક્ઝામ છે તે ક્લિયર કરવી ખૂબ જ જરૂરી રહેતી હોય છે ને એમાં જે ટોપ કરતા હોય છે એમને આઈઆઈએમ જેવી ટોપની બિઝનેસ સ્કૂલમાં પ્રવેશ મળતો હોય છે અને બીજી અન્ય ઘણી એવી ટોપની બિઝનેસ સ્કૂલ્સ છે, કોલેજો છે કે જેમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે કેટની એક્ઝામમાં સારું પરિણામ લાવવું ખૂબ જ જરૂરી હોય છે। પરંતુ કેટની એક્ઝામમાં સારું પરિણામ લાવવું એ ક્યાંય સરળ નથી હોતું અને ખાસ કરીને જ્યારે કોરોના કાળ હોય ને એવા સમયમાં જ્યારે તમામ જે એકેડેમિક એજ્યુકેશન્સ બંધ હોય, ઓનલાઈન એજ્યુકેશન્સ ચાલુ રહ્યા હોય ને એવા સમયમાં આ એક્ઝામ આપીને જે લોકોએ સારું પરિણામ મેળવ્યું છે તેમના વિશે આજે વાત કરવાની છે અને સાથે જ કેવી રીતે આ સમયમાં પણ તેમણે સારું પરિણામ મેળવ્યું છે તે તેમની પાસેથી જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું કે જે લોકોએ સફળતા હાંસલ કરી છે, કે જે લોકોએ 99% મેળવ્યા છે ને એમાં પણ ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓએ, કારણ કે આ વખતની એક્ઝામની વાત કરવામાં આવે તો ક્યાંક એવું કહી શકાય છે કે વિદ્યાર્થીઓ ટોપ પર જોવા મળી રહી છે। હમણાંથી જે તે પરીક્ષાઓના પરિણામ આપણી સામે આવી રહ્યા છે તેમાં વિદ્યાર્થીઓ અગ્રેસર જોવા મળી રહી છે, ત્યારે વધુ એક પરિણામ જે કેટનું સામે આવ્યું છે તેમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ સૌથી આગળ જોવા મળી રહી છે। તો એવી જ ટોપર્સ જે સ્ટુડન્ટ્સ છે તે આજે આપણી સાથે જોડાઈ રહી છે અને સાથે જ એમને જેમણે તૈયારીઓ કરાવી છે તે સરની સાથે પણ આપણે વાતચીત કરીશું કે આ વખતે કઈ રીતે તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે, કઈ રીતે તેમણે સારું પરિણામ મેળવ્યું છે, જેની માટે મારી સાથે અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સમાં જોડાયા છે પ્રિન્સી સંઘવી એન્ડ દિવ્યા પંજવાની અને તેમની સાથે જોડાયા છે આનંદ ડિયોલનજી। આપ ત્રણેયનું સ્વાગત છે કરંટ ટોપિકમાં। તો દિવ્યાની સાથે સૌથી પહેલા વાત કરીએ તો ખાસ એવું કહી શકાય છે કે દિવ્યાએ જે રીતે મહેનત કરી છે 99.41%। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग कांग्रेचुलेशन दिव्या। थैंक यू सो मच। दिव्या, सबसे पहले किस तरह से तैयारी की है और साथ ही सबसे पहले जानना चाहूंगी कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जितनी आपने तैयारी की थी उस हिसाब से आपका रिजल्ट आया है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ जी, मतलब एक्सपेक्टेड जितना ही आया है जी। तो दिव्या, अभी ओवरऑल जो कैट का रिजल्ट देखने मिल रहा है वो भी अगर हम कोरोना के टाइम पे बात की तो किस तरह से तैयारियां की थी आपने? कोरोना की वजह से सारा सब कुछ घर बैठ के ही ज्यादा हुआ, इतना क्लासेस जाने को नहीं हो पाता था। तो जितनी भी टेस्ट दी गई थी, जैसे मैं टाइम इंस्टीट्यूट के साथ थी, तो जितनी भी टेस्ट दी गई थी मैं सारी टेस्ट दी और अगर कोई भी डाउट्स वगैरह होता था तो उसके लिए भी सारे सेशंस कंडक्ट किए। रोज मेहनत करना बहुत जरूरी है रिजल्ट के लिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज की और फिर थोड़ा टाइम छोड़ दिया। तो कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड, हम ऐसा बोल सकते हैं। जी जी जी। प्रिंसी, आपको क्या लगता है जो रिजल्ट आया है वो इतना एक्सपेक्टेड था, आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड है? कितनी मेहनत और कैसे मेहनत की थी? ऑडिबल प्रिंसी, आप अनम्यूट कीजिए अपना फोन। हाँ तो हाँ, ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड तो था और आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे के राउंड्स की प्रिपरेशन के लिए। और प्रिपरेशन में सब कुछ इस बार ऑनलाइन मोड ही था। तो बेसिकली लाइक जो एम गाइड सीरीज होती है तो प्रॉपर मॉक टेस्ट देना मेरा लाइक रूटीन था कि मतलब अच्छे से ज्यादा मॉक टेस्ट देना और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। तो मेनली मैं वहीं से सीखी और सपोज लाइक कोई टॉपिक लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो फिर उस टॉपिक में डिटेल में करने लग सकते हैं। तो वैसे मैंने फॉलो करा था और वही कि कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स, बिकॉज जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो फिर लाइक हाइज एंड लोज मतलब मिलेंगे, पर प्रॉपरली जो वीकनेसेस है उस डायरेक्शन मतलब उस पे प्रिपेयर करना और उस डायरेक्शन में करना तो फिर इट वर्कड वेल। जी आनंद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार जो पेपर्स थे वो कैसे रहे, बिकॉज हम जैसा कि देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें इस बार काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा क्योंकि कोरोना चल रहा था और क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं कि एकेडमिक एजुकेशन स्टार्ट नहीं था। उस हिसाब से जो पेपर्स आपने देखे इस बार जो वो कैसे रहे, मतलब खास करके किन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है? बेसिकली क्वेश्चन पेपर जो था इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, थोड़ा लेंथी था, DILR सेक्शन लेंथी था, फॉन्ट में थोड़ी लोगों को प्रॉब्लम आई,
वर्बल में कुछ आरसीज में प्रॉब्लम आई, बाकी एज सच डुएबल था और बच्चों ने अच्छा किया है। टाइम्स इंस्टीट्यूट के करीब करीब मैक्सिमम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। देयर आर 10 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबव 99 और 95 के अराउंड वाले करीब करीब 50-60 लोग हैं। सो मेहनत की है इन्होंने, ऑनलाइन होते हुए भी दे वर्क वेरी वेल। और बेसिकली यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे यदि वर्कआउट करते हैं और प्लस प्रैक्टिस, नंबर 1, नंबर 2 मॉक टेस्ट। टाइम की जो मॉक टेस्ट है वो करीब करीब 500 सेक्शनल टेस्ट है। सो वो यदि टेस्ट देते रहे तो आपको आपके गलतियां कहाँ हो रही है, आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपको टाइम मैनेजमेंट की कितनी जरूरत है, ये सारी चीजें हमें उससे वर्कआउट हो जाती है। सो टेस्ट देने के बाद हम अपने आप को एनालाइज कर पाते कि हमारी कहाँ कहाँ वीकनेसेस है, कौन सा एरिया हमारा स्ट्रांग है, हमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है। और प्लस हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि हमारा जो एक यूएसपी है टाइम का, वो है एम कैट्स। वो एम कैट्स यदि आप देते रहे तो उन एम कैट्स में आपके आखिरी के एवरेज स्कोर जो होता है आखिरी के 10 एम कैट्स का, उससे हम ये बिल्कुल बता देते हैं कि कौन से स्टूडेंट को कितना परसेंटाइल आ सकता है। सो स्टूडेंट्स का ये फीडबैक होता है कि आपकी जो एम कैट एन नंबर ऑफ एम कैट्स देने के बाद उनका ये फीडबैक रहता है कि हमको ऐसा ही लगा ही नहीं सर कि हम कैट दे रहे हैं, हमको लगा कि हम एम कैट ही दे देते हैं। वो जो इसमें सबसे बेसिकली जो ज्यादा किस बात पे ध्यान दिया जाता है आनंद जी, जो जी स्टूडेंट्स को जी काफी हेल्पफुल रहता है? जी बिल्कुल हेल्पफुल रहता है और प्रेशर खत्म हो जाता है। जो प्रेशर उनका कैट में होता है, वो प्रेशर ही उनके क्वेश्चंस को उसके कारण गलत क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसको सुधारने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप जितनी मॉक देंगे आपको उतना प्रेशर को हैंडल करने का जो तरीका है वो आप सीख जाएंगे एंड दैट विल हेल्प। और वो आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करता है, खास करके एप्टीट्यूड एग्जाम्स में। जी 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 दिव्या, पेपर जैसा कि आनंद सर बता रहे हैं कि इतना टफ भी नहीं कह सकते, इजी भी नहीं कह सकते। आपको कैसा लगा जिस तरह से आपने प्रिपरेशन की थी, जिस तरह से आपने टेस्ट दिए थे, तो आपको लगा कि पेपर टफ और इजी दोनों ही नहीं कह सकते, मतलब मॉडरेट कहा जा सकता है? आपको भी कहीं ऐसा ही फील हुआ? जी हाँ, पेपर मॉडरेट था। लास्ट ईयर के कंपेयर में क्वेश्चंस कम हो चुके थे। लास्ट ईयर तक 76 क्वेश्चंस थे और इस बार 66 क्वेश्चंस थे। तो टाइम में एक्यूरेसी ज्यादा, मतलब सही क्वेश्चन ज्यादा करने थे। तो अगर आपका वो हो जाता है तो पेपर वाज गुड। जी प्रिंसी, क्या आपको भी पेपर इतना टफ नहीं लगा और इतना इजी भी नहीं लगा? और लगा, अगर कुछ टफ लगा तो क्या लगा? और खासकर जैसे कि बताया क्वांट और वर्बल में स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। प्रिंसी, moderate था, like according to me DIRC easy to moderate था। DILR में like पैटर्न थोड़े चेंज हुए थे क्वेश्चंस के, तो फिर वो थोड़ा चैलेंजिंग लगा था। और क्वांट में लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर करे हो एंड देन प्रैक्टिस प्रॉपर्ली करी है तो फिर दैट वाज गुड। जी आनंद सर, पैटर्न जो पेपर का चेंज हुआ तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि कैट एग्जाम्स जिसके मॉक टेस्ट के पेपर्स भी आप लोग करवाते होंगे और जब ऑन टाइम पर पेपर की पैटर्न चेंज होती है तो स्टूडेंट्स को उसके लिए भी आप पहले से तैयार करते हैं? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए हम एक्स्ट्रा एम कैट, जैसे हमारी 25 जनरली होती है, पर जैसे चेंजेस होते हैं तो अराउंड एडिशनल 5 से 10 एम कैट्स हम एक्स्ट्रा करवाते हैं, सो दैट स्टूडेंट उस पर प्रैक्टिस करके वर्कआउट कर सके। हम सब टाइप के पेपर डिजाइन करते हैं, मॉडरेट, इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट टू इजी, सेक्शन वाइज भी और ओवरऑल भी। सो स्टूडेंट्स को मॉक सबसे पहले तो प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करना है, उसके बाद अपने को टेस्ट देना है। सो टेस्ट देने से हमें हमारा खुद का स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया मालूम पड़ता है और वही हमारे एक्चुअल कैट में काम आता है। सो कैट मॉडरेट हो या डिफिकल्ट हो या इजी हो, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई है और आपका पेशेंस अच्छा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इस मामले में टाइम की जो टेस्ट सीरीज है, टाइम की जो मॉक कैट्स है, सेक्शनल टेस्ट है, टाइम का जो मटेरियल है, वो स्टूडेंट को बहुत हेल्प आउट करता है। चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो जाए, दे कैन, आई गारंटी कि यदि उन्होंने मेहनत की है तो वो 100% सॉल्व कर लेते हैं। और कैट में पूरे 100% क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती। इट इज ऑफ बेसिकली स्मार्ट आंसरिंग। आपको सही आंसर मार्क करना है, चाहे आपने उसकी मेथड कुछ भी रखी हो। सो आप इंपॉर्टेंस इज ऑफ मार्किंग द करेक्ट आंसर, और वो हमें सीखना है। वो एप्टीट्यूड में हमारी क्लासेस में हम वही सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको मार्क करना है।
जी 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 आंसर अभी यहाँ पर अगर ओवरऑल पेपर का जो रिजल्ट जिस तरह से आया है, जिसमें जी अभी दिव्या और प्रिंसी जिन्होंने 99 अप परसेंटाइल जी। मतलब जिनके आए हैं, मतलब बहुत हम्म, अच्छी बात यहाँ हम कह सकते हैं। लेकिन कोरोना के टाइम पे जैसे कि अगर क्लासेस नहीं जा पाए, जैसे अभी दिव्या ने बताया कि जी ज्यादा जी क्लासेस नहीं जा पाए हैं, जी जी। तो ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे आप हेल्पफुल रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को? क्या डिफिकल्टीज आपको लगता है जो स्टूडेंट्स को आई हो? स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी जनरली जो आती थी वो है डाउट में। यदि हमने, जैसे हम लाइव भी पढ़ाते थे प्लस हमारे रिकॉर्डेड सेशन भी होते हैं, सो स्टूडेंट रिकॉर्डेड सेशन को भी रेफर करते हैं और हमारे लाइव सेशन भी होते थे टॉपिक वाइज, और प्लस वर्कशॉप्स भी हमने किए, तो उसमें हम पूरा गाइड करते थे। पर यदि सपोज मेनली जो प्रॉब्लम आती थी स्टूडेंट को वो है डाउट सॉल्विंग के। यदि आप क्लासरूम में हो तो डाउट इंस्टेंट सॉल्व हो जाता है उसी समय, लेकिन लाइव सेशन में इट बिकम्स, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपके डाउट हाथों हाथ सॉल्व हो। तो डाउट्स के लिए फिर हमने दूसरा मोड अपनाया था कि हम डाउट सेशन रखते थे लाइव, या फिर हम टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप के थ्रू हम डाउट सॉल्व करते थे। सो दैट वाज आवर मोड ऑफ सॉल्विंग। पर फिर भी मैं कहूंगा कि जितने लोगों ने अबव 99 लाए वो उन्होंने बहुत मेहनत की है। इट वाज नॉट इजी, वो आसान नहीं था, वो डिफिकल्ट है। ऑनलाइन में पढ़ना और क्लासरूम में पढ़ना बहुत फर्क है। क्लासरूम से ज्यादा फायदा होता है, ऑनलाइन से कम होता है। जी तो दिव्या, तो यहाँ पर मॉक टेस्ट कितने हेल्पफुल रहे आपको? क्या आपने रियलाइज किया कि मॉक टेस्ट में जो भी पूछा गया हो वैसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर्स में भी आए हैं? और इसी के साथ ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? तो मैंने 50+ मॉक्स दिए थे। टाइम का एम कैट होता है, सैम कैट होता है, उसके अलावा भी मैंने मॉक्स दिए थे। तो मॉक्स में बेसिकली वो आपको सबसे हार्ड पेपर के लिए भी प्रिपेयर कर लेते हैं कि मतलब सबसे हार्ड पेपर क्या आ सकता है। तो आप इतने सारे जब पेपर दे देते हो ना, सबसे डिफिकल्ट चीज़ होती है कैट के टाइम पे कि आप प्रेशर लेके गलतियां ना करो। तो जब आप इतने सारे मॉक्स दे देते हैं ना, तो आपको प्रेशर लेने की आदत हो जाती है। जब आप हर हफ्ते 2-2 मॉक देते हैं, 3-3 मॉक देते जी हैं, और लास्ट में आके तो हर रोज, तो आपको प्रेशर लेने की आदत हो जाती है। जी, मतलब यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि बार बार मॉक टेस्ट देने से प्रेशर कहीं कम फील होता है जब हम रियल में एग्जाम देना चाहते हैं। तो प्रिंसी, आपका ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जो डाउट रह जाते थे वो ऑन द स्पॉट सॉल्व नहीं हो पाते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा इस कोरोना? ऑनलाइन एक्सपीरियंस में फिर मतलब डाउट्स गैदर करके फिर बाद में पूछ सकते हैं। ऑल्सो लाइक मतलब पीयर्स भी होते हैं, लाइक मेरा कॉलेज का ग्रुप भी है, तो फिर मतलब हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, तो उससे भी काफी अच्छी लर्निंग होती थी। तो ये और मतलब सपोर्टिव थे फैकल्टीज की, मतलब सपोज मतलब जो कंटेंट है उसके अलावा भी सपोज आपको डाउट्स हो रहे हैं कि डायरेक्शन में प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हो या फिर मतलब कैसा परफॉर्मेंस है वो सब, तो फिर भी लाइक 1-to-1 सेशंस होते थे जिसमें मतलब आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो अबाउट इवन योर प्रिपरेशन। जी, तो यहाँ पर आनंद सर, जैसा कि ऑनलाइन जी एजुकेशन के बारे में सारे स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो जी यहाँ पर कैट का जो कैट के जो पेपर्स रहे जिसमें आपने बताया क्वांट एंड वर्बल, तो वहां हम्म, पर जो ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हुई है, तो अब इस बार के जो कैट के पेपर्स आए उसमें क्वांट और जी। वर्बल में किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे, सो दैट कि अपने हम जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब अब जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जी उनके साथ थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर सके? पेपर जो था वो थोड़ा लेंदी था। सॉल्वेबिलिटी लोगों को ऐसा जनरली स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है कि आरसीज बड़े थे। हम्म। रीडिंग जिनकी हैबिट अच्छी नहीं है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हुई है। क्वांट थोड़ा लेंदी था। क्वांट में क्वेश्चंस डायरेक्ट एकदम सॉल्व नहीं हो रहे थे, शॉर्टकट्स कम लग रहे थे, क्वेश्चंस को सॉल्व ज्यादा करना पड़ रहा था। सो वो एक प्रॉब्लम थी। बाकी वैसे मुझे देखा जाए तो जिसने साल भर प्रैक्टिस की है, साल भर पढ़ाई की है, मॉक्स दिए, उसको वो उतना डिफिकल्ट नहीं लगा। DILR जरूर थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि पैटर्न मतलब क्वेश्चन के पूछने के तरीके में फर्क था। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, वो मॉडरेट पेपर था यदि देखा जाए तो। सो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई स्टूडेंट जिसने प्रैक्टिस की हो, टेस्ट देने की प्रैक्टिस की हो, उसको वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा होगा। हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चंस उसको डिफिकल्ट लगे हो क्वांट में, DILR में एक आधा सेट डिफिकल्ट लगा हो। पर अगेन यदि कोई स्टूडेंट प्रॉपरली टेस्ट देता है तो उसको ये समझ में आता है कि मुझे कौन से क्वेश्चन करना है, कौन से नहीं करना है।
तो जो नहीं करना है उसको हाथ नहीं लगाना है, जो करना है वो ही आपको करना है। सो एक्यूरेसी के साथ करेंगे जितने ज्यादा। सो एक ही पंचलाइन होती है हमारी कि मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट विद एक्यूरेसी। यदि इसको फॉलो ये करते हैं एक्यूरेसी का ध्यान आप लोग जो जी, स्टूडेंट्स हैं वो कैसे रखते हैं अपने? हम हाँ स्टूडेंट्स को एडवाइस देना चाहें तो जैसे सिलेक्शन जो होता है, जैसा जी कि हमने जी 100% क्वेश्चन सॉल्व जी करना जरूरी नहीं होता है, जी लेकिन जिसे सॉल्व करना है वो एक्यूरेसी के साथ सॉल्व, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जी किसी हाँ भी एंट्रेंस एग्जाम की हम बात करें, कैट की ही नहीं बट हम कोई भी अगर एंट्रेंस एग्जाम अगर कोई भी दे रहे हैं तो उसमें ये जो एक्यूरेसी होती है उसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो दिव्या, जी आप अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेंगे, स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है वही हम सॉल्व करें? स्पेशली जो पॉइंट की बात करें, हम मैथ्स की बात करें तो वहां पर काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन अटेम्प्ट करने के चक्कर में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिस वजह से अगर रॉन्ग अटेम्प्ट होता है तो मार्क्स ज्यादा कम हो जाते हैं। तो क्या अपना मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगी स्पेशली सिलेक्ट करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए? तो मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं एक नॉन इंजीनियर हूँ। तो हर बच्चे की अलग अलग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती है। किसी का वर्बल स्ट्रांग होता है, किसी का क्वांट स्ट्रांग होता है। तो मेरा वर्बल स्ट्रांग था और मेरा क्वांट इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो मैंने सबसे पहले क्वांट पे मेहनत करना चालू करी जैसे ही मैंने अपने प्रिपरेशन चालू करी। जहाँ तक अटेम्प्ट और एक्यूरेसी की बात है, तो जैसे कि आपने कहा सारा अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है। जैसे जी क्वांट में सिर्फ 22 क्वेश्चन आए थे इस साल, मैंने सिर्फ 11 अटेम्प्ट करे हैं जिसमें से 10 सही थे और एक गलत था। तो जितने भी आपको आते हैं, अगर आप सब चीज़ों का बेसिक 20 टॉपिक्स होते हैं क्वांट, अगर आप उन सब का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लें और अगर आप सिर्फ हर जगह 50% मार्क्स भी ले आए तो आई जी थिंक आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। नाइस। तो प्रिंसी, आपका क्या मानना है अटेम्प्ट को लेकर के, और साथ ही रॉन्ग अटेम्प्ट वो कितना गलत हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? एक्यूरेसी में क्या होता है कि रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली की डिटेल्स क्या दी है, लोग उसमें गलती कर देते हैं और फिर मतलब एंड में कि पूछा क्या है उसमें गलती कर देते हैं। तो मतलब सॉल्विंग में कैलकुलेशन के टाइम पे यू कैन गो फास्ट, बट व्हेन रीडिंग द क्वेश्चन एंड व्हाट इज आस्क्ड तो तब अच्छे से मतलब तब ध्यान रखना है। और मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो फिर कैलकुलेशन में ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं था, तो उसमें मेरी एक्यूरेसी पहले से लाइक प्रॉपर थी। और आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड कि वीआरसी में भी लाइक एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मुझे उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ा था वर्बल साइड। तो उसमें फिर मतलब मैंने धीरे धीरे फिगर आउट करा, जैसे आरसीज में यू हैव टू एलिमिनेट ऑप्शंस और तभी आपको मतलब बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे तब आपको एक राइट आंसर मिलेगा। तो वो आरसीज के लिए। और लाइक पैरा जंपर्स में रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे मैं एडिटोरियल से ऐसे पता लगाती थी कि कैसे सेंटेंसेस कनेक्ट होते हैं, कैसे वो पैरा जंपर्स फॉर्म होते हैं। तो मतलब उस हिसाब से मैंने ऐसे एक्यूरेसी बढ़ाई वीआरसी वर्बल। जी जी जी। तो आनंद सर, इस तरह से आप भी स्टूडेंट्स में ये ध्यान रखते होंगे, जो भी नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उन्हें किस तरह से तैयारी करानी है, और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनका अगर वर्बल वीक है तो उन्हें किस तरह से तैयारी करानी है, उसका ध्यान भी आपको रखना पड़ता होगा। सबसे पहले मैं तो ये बताऊंगा कि दिव्या जो बोल रही कि उसका मैथ्स वीक था, मुझे कभी नहीं लगा ऐसा, उसका मैथ्स अच्छा था क्योंकि वो अक्सर डाउट्स पूछती थी तो उसके डाउट बहुत रिलेवेंट होते थे। इवन वो पीयर्स के भी डाउट सॉल्व करती थी तो वो बहुत अच्छे से करती थी। सो दिव्या को शायद से अपने आप पे कॉन्फिडेंस कम है मैथ्स के लेके। एनीवे नहीं, लेकिन बिकॉज जी श्री सिंह के ये वो नॉन बैकग्राउंड मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं था, दैट्स व्हाई उसे शायद ये, और ऐसे स्टूडेंट्स को काफी ये प्रॉब्लम रहता है क्वांट जी को जी लेकर। वैसे जनरली एक फोबिया रहता है, उनको एक डर है कि हमें मैथ्स नहीं आता है, जबकि कैट मैथ्स के हार्डकोर मैथ्स की टेस्ट होती ही नहीं है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट है। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझे, हाँ जी जैसे प्रिंसी ने बोला उस तरीके से यदि आप करते हैं और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने प्रैक्टिस की है, तो मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। अगेन दिव्या ने जो बोला कि हमें सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, यू हैव टू सॉल्व ओनली 50 to 60% क्वेश्चन करेक्टली विद एक्यूरेसी, यू विल फेच, आपको करीब करीब 99 प्लस परसेंटाइल मार्क्स आराम से आएंगे। वही स्ट्रेटेजी रखनी है, उसी की प्रैक्टिस करनी, सिर्फ प्रैक्टिस, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना और टेस्ट देना है। ये सबसे बेसिक चीज है जो एक स्टूडेंट को करना चाहिए यदि उसको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो। और जी जी टाइम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स वो आ जाता है अपने आप जैसे जैसे टेस्ट देते जाते हैं। इसीलिए टाइम के पोर्टल पे
जो हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं वो करीब करीब 600 प्लस टेस्ट रहती, 500 तो सेक्शनल टेस्ट रहती है जो टॉपिक वाइज 3-3-4 टॉपिक के क्लबिंग सारे एरियाज के होते हैं, प्लस आपका एमकैट्स होता है, सैम कैट होता है, उसके अलावा दूसरे मैनेजमेंट एग्जाम जो होती है, जैट हो गया, स्नैप हो गया, इन सब की भी मॉक्स होती है। सो उतना प्रैक्टिस करने के बाद में स्टूडेंट को ये आइडिया बहुत अच्छे से लग जाता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, विच इज, और इम्पोर्टेंस सिलेक्शन का नहीं है, इम्पोर्टेंस रिजेक्शन का है, विच क्वेश्चन नॉट टू बी सॉल्व, कौन से जी नहीं जी करना है। जी दिव्या, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के टाइम मैनेजमेंट की तो बात की, लेकिन नाउ लाइफ में टाइम मैनेजमेंट की बात, मतलब एज ए स्टूडेंट की तैयारी कब से शुरू करनी पड़ती है, किस तरह से अपना शेड्यूल सेट करना पड़ता है, किस तरह से हम बाकी जो एग्जाम्स हैं उनकी भी तैयारी और केट की भी तैयारी करनी है, बिकॉज इट्स एन एंट्रेंस एग्जाम। तो आपने पूरा मतलब जो टाइम टेबल बनाया वो किस तरह से बनाया और कैसे वो सक्सेस रहा? तो मैं अभी भी कॉलेज में हूँ, मैं अभी 4th ईयर में हूँ। आई स्टार्टेड 3rd ईयर में, जब कैट का लास्ट अटेम्प्ट हो चुका था उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की और सिलेबस समझने की कोशिश करी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैंने पिछले आज तक के कैट में कैसे क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करना चालू किया। फिर धीरे धीरे करके एक एक सेक्शन, क्योंकि आप सीधा पूरा मॉक देने जाएंगे तो शायद आपसे ना हो पाएगा, तो इसलिए एक एक सेक्शन करके VAR CDLR फिर टॉपिक वाइज टेस्ट देके और साथ ही में जैसे कि मैं कॉलेज में हूँ और कोई वर्क के साथ कर रहे होते हैं तो उसके लिए टाइम मैनेज करना पड़ता है कि आप दिन के 2 घंटे लें और हफ्ते में 1 से 2 टेस्ट दें। जी। तो प्रिंसी, आप टाइम टेबल के बारे में क्या एडवाइस देना चाहेंगी, किस तरह से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं? बिकॉज कॉलेज भी स्टार्ट रहती है, साथ ही साथ केट की प्रिपरेशन भी करनी रहती है, दोनों तरफ से कभी कहीं प्रेशर भी रहता है, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग किस तरह से चलना चाहिए इतने अच्छे परसेंटाइल लाने के लिए? You take out time properly कैट की प्रिपरेशन के लिए, मतलब मिल ही जाता है कॉलेज में भी टाइम, और ऐसे घर पे थे तो फिर लाइक ज्यादा टाइम भी था। ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि ज्यादा टाइम था दोनों साइड प्रिपेयर करने का, कि कॉलेज का भी हैंडल हो जाए और ये कैट प्रिपरेशन भी। मेनली मुझे लगता है कि तीनों जो सेक्शंस है ना उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मतलब तीनों को आप इक्वली प्रिपेयर करो। वरना ऐसा भी होता है कि लाइक सपोज आपका कोई स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो अगर इफ यू जस्ट फोकस के दूसरे 2 सेक्शंस में, तो फिर मेरे साथ हुआ था कि मेरा क्वांट पे ऐसे ग्रिप फिल कम होने लगा था। तो मतलब ये आई एडवाइस कि तीनों जो सेक्शंस है उस पे मतलब अच्छे इक्वली फोकस करो। अगर एक वीक है तो फिर ज्यादा टाइम दोगे आप उसको, पर ऐसा नहीं कि आपका जो स्ट्रॉन्ग है वो वहां पे छूट जाना चाहिए। तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। जी आनंद जी, और यहाँ पर सारे दूसरे स्टूडेंट्स उनको कैट के इम्पोर्टेंस के बारे में, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ की जितनी भी मतलब टॉप बिजनेसेस कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उसमें एडमिशन लेने के लिए इसका कितना इम्पोर्टेंस है, कब से तैयारियां शुरू करनी चाहिए, और टॉप करने के लिए जो कीज होती हैं, इम्पोर्टेंट कीज, वो क्या रहती हैं, जैसे कि इन स्टूडेंट्स को हम एडवाइस दे सके जो भी अब कैट की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए। ऐसा है कि आप यदि MBA करना चाहते हैं देन यू मस्ट गो इनटू टॉप 100 बी स्कूल्स, टॉप 150 बी स्कूल्स में यदि आप जाएंगे तो एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू स्काई इज द लिमिट। ये मेरा कहना है कि वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, कंट्री के लिए भी, अपने खुद के स्टार्टअप कर सकते हैं, सो दैट दे कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द कंट्री। ये तो इसका MBA करने का एक प्रोस्पेक्टिव है कि MBA करने से क्या क्या फायदे मिल सकते हैं हमें, हम देश को क्या दे सकते हैं। नंबर 2, यदि हमें प्लानिंग करनी है तो पढ़ाई जो है वो करीब करीब 1 से 1.5 साल के लिए होनी चाहिए। 1-1.5 साल की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। यदि आप क्लास में आ रहे हैं तो हम क्लास में स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आपको एक प्लानिंग करने की जरूरत है, यू हैव टू प्लान योर स्टडीज, और तीनों सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, आपको सारे टॉपिक प्रिपेयर करना है और टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देते रहना है और फिर फुल लेंथ टेस्ट पे आना है। सो दिस इज हाउ टू प्रिपेयर। इवन आप मैनेजमेंट में जाएंगे आगे फ्यूचर में तो आपको टारगेट ओरिएंटेड रहेगा। आप यदि जॉब में जाते हैं या अपना खुद का स्टार्टअप करते हैं वो टारगेट ओरिएंटेड रहता है। तो सेम हमें यहाँ पर भी टारगेट ओरिएंटेड रहना है कि एक वीक में मेरा जितना
कोर्स क्लास में हुआ है उतना मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँ, साउंड करूँ और उसकी टेस्ट दे दूँ, तो मुझे उसका इन एंड आउट मालूम पड़ जाएगा, मेरे वीकनेसेस क्या है, और जो भी मेंटर है उनसे हम बात करके हमारी वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। जी, मतलब इस तरीके से कंसिस्टेंसी प्लानिंग के की साथ, जरूरत है। टाइम टेबल के साथ पढ़ना जरूरी है, जी हाँ। अपनी वीकनेस खुद ही जानना जरूरी है, और मॉक टेस्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिससे सबसे ज्यादा हेल्प मिलती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कैट के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। वेल, समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। दिव्या एंड प्रिंसी, वंस अगेन अ वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस एंड आल्सो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। तो दिव्या, प्रिंसी जी, आनंद जी, हमारे साथ ये शो में जुड़ने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू સો મચ। તો દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં આજે વાત કરી છે ખાસ કેટ 2021નું જે રિઝલ્ટ અહીંયા જાહેર થયું છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ જ આગળ જોવા મળી રહી છે. કઈ રીતે 99 પર્સન્ટાઇલ લાવવા માટે તેમણે મહેનત કરી છે, જી તોડ મહેનત કરીને આટલા સરસ પર્સન્ટાઇલ તેઓ લાવ્યા છે, અને સાથે જ હવે ટોપ બિઝનેસ સ્કૂલમાં તેઓ એડમિશન મેળવી શકશે. તેનું ઇમ્પોર્ટન્સ કેટલું હોય છે, અને સાથે જ કઈ રીતે અકોર્ડિંગ ટુ ટાઈમ ટેબલ મહેનત કરવી પડતી હોય છે, અને તેની સાથે જ કઈ રીતે તે લોકો કન્સિસ્ટન્સીની સાથે ભણીને આટલા સારા રિઝલ્ટ સુધી પહોંચી શકે છે, તેના વિશે આજે આપને જણાવવાનો એક પ્રયાસ કર્યો છે. તો ત્યારે કરંટ ટોપિકમાં બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.